सरकार से संवाद में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बाय स्टूडेंट्स ऑन अ सिंगल कैंपस, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र में एनडीए सरकार को सत्ता में 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। जहां तक पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है। पंजाब को लेकर सरकार का क्या है रोड मैप, क्या किया है और क्या करने वाली है, इन तमाम सवालों पर आज हम सरकार से संवाद में चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एडिटर मिस्टर दिनेश शर्मा और होशियारपुर से सांसद मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिस्टर विजय सांपला। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एस्टीम्ड गेस्ट। सरकार से संवाद की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने एसोसिएट स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया करना चाहेंगे। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर्स डक ओवरसीज कंसल्टेंट, डॉक्टर बख्शीस वैक्सीन्स होम्योपैथी, रतन हॉस्पिटल और इसके साथ ही आशीर्वाद आटा, सपोर्टेड बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो चलिए अब आप भी सब तैयार हो जाइए अपने सवालों के साथ, और क्योंकि आप युवा हैं, इस देश का भविष्य हैं और आप ही से इसके जो देश है हमारा, उसका सुनहरा भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। ओवर टू यू मिस्टर दिनेश सर। नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। विजय सांपला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और तमाम जो यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबका स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा विजय जी, आपने कहा कि आप आम आदमी थे, आम आदमी से सांसद बने, आम आदमी से सांसद बने, अब तो खास हो गए, मंत्री बन गए। तो ये क्या किस्मत है या फिर हाईकमांड का आशीर्वाद? ये किस्मत नहीं कह सकते, किस्मत को मैं चुनौती भी नहीं देना चाहता कि, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर ये हो सकता है तो ये इंडिया में पॉसिबल है। मुझे जब मैं मंत्री बना तो सारे टीवी चैनल्स में आया कि सऊदी अरब में लेबर करने वाला व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंचा है। तो मुझे सऊदी अरब से 2 लोगों के, जो अल जजीरा और अल अरब 2 अखबार के पत्रकार हैं और दोनों इत्तेफाक से, एक अलीगढ़ का था और एक अहमदाबाद का था, इंडियन थे। तो उनका सवाल था कि वो बाकी तो अरबी में पूछते रहे, मगर लास्ट में एक क्वेश्चन उनका सेम था कि क्या डिफरेंस है कि हिंदुस्तान की सियासत में और सऊदी अरब की सियासत में आप इतना लंबा समय, तो आपको क्या नज़र है? तो मैंने कहा कि ये लोकतंत्र की ताकत है कि हिंदुस्तान में ही है जो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है और एक बेलचा चलाने वाला मंत्री बन सकता है। ये सिर्फ एक लोकतंत्र में है और सलग, और ये मैं सौभाग्य की बात है कि इसमें मैं लोकतंत्र का एक हिस्सा हूँ। और मैं तो सबसे बड़ी बात करता हूँ कि अगर लोकतंत्र ना होता तो शायद मैं ही ना होता। आपकी सरकार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो महंगाई पर बहुत हल्ला होता था, विपक्ष हल्ला मचाती थी। आज 1.25 साल बाद महंगाई फिर एक बार चरम पर है। अगर प्याज के दामों की बात की जाए, आम सवाल है, आम आदमी का सवाल, आम आदमी के मंत्री से है, इस पर आप क्या कहें? निस्संदेह कि प्याज एक बहुत बड़ी, जितनी बड़ी समस्या बनती है इतनी बड़ी समस्या होती नहीं, मगर आज जब से देख रहा हूँ कि प्याज राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। बरसातों के दिनों में सभी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं और आप कह रहे हैं कि जब महंगाई मुद्दा थी, तो जब मुझे याद है कि जब हमने आज महंगाई के रेट, जब बरसात में सब्जी के और सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, ये स्वाभाविक है, हर साल कहते हैं। पिछले साल भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं। जब आप विपक्ष में, मैं कह रहा हूँ जब हमने सरकार ली थी तब वहाँ पर बरसातों के रेट, बरसात नहीं थी तब प्याज का रेट 100 रुपये था, आज 80 रुपये हैं। तो इसका मतलब उससे कहीं कम है, कहीं ना कहीं कंट्रोल आज बरसात के कारण इस रूप में पहुँचा है। मगर जब बिना बरसात के रूप में भी ऐसा था, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा निरंतर है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर, बाकी चीज़, चीनी के ऊपर भी रेट देखें, बाकी सब चीज़ों के देखेंगे तो आपको लगेगा। लेकिन कि बाकी से आम आदमी की रसोई से बाहर नहीं है क्या? मैं ये नहीं कह सकता कि भी रेट बड़े नहीं होंगे, ये नहीं कह, मगर ये कह सकता हूँ कि पहले की तुलना में अगर अब देखेंगे तो आपको रेट, जब तुलनात्मक हर चीज़ की तुलना करेंगे
तो आपको रेट बढ़े हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर बात करें नरेंद्र मोदी सरकार की, तो ऐसे क्या बड़े फैसले और जो आपने वादे किए थे जब आप विपक्ष में थे, वो पूरे पिछले 1.25 साल में किए? देखिए, एक शायद इसके ऊपर बहुत कम चर्चा हुई है, जिसके ऊपर मेरी नज़र में बहुत बड़ा फैसला है। वो शायद बाकियों की नज़रों में या किसी ने चर्चा भी बहुत कम हुई, कि हमने जब से बांग्लादेश बना है, जितने भी हमारे मुल्क की सरहदें हैं, किसी भी सरहद का हमारा अभी तक कोई भी बाउंड्री लाइन फिक्स नहीं है जी। मगर ये सरकार ने बनते ही सबसे पहला काम इस बाउंड्री को बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री लाइन जो है वो तय कर। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये काम उन्होंने शुरू किया, मगर वो इतने देर कहाँ लगे। आज भी इसको करने में फटाफट बैठी पूरी टीम लगी रही। मैं क्योंकि जब मंत्री बनने से पहले उस विदेश कमेटी का मेंबर था, जो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था, तो उसमें जो थी कि हमारी तरफ से कि इसको फटाफट करना है, जल्दी करना है। और क्योंकि अगर पूरे भारत की जितनी सरहदें हैं और किसी के साथ हम तय नहीं करते, कम से कम बांग्लादेश आज हमारे साथ ये बॉर्डर लाइन तय करनी चाह रहा है, और इसको हम क्यों नहीं करना, जल्दी करना है। तो ये एक मानसिकता थी कि करना है। बाकी तो बहुत सारी पॉलिसीज पाइपलाइन में शुरू हो गई, जो 1971 की 72 की उनसे जब से देश बना है, बहुत सारी उन्होंने शुरू की है जो अभी तक पाइपलाइन में है। लेकिन 32-33 साल बॉर्डर की बात की, ये समस्या दूर हुई, लेकिन आम आदमी के लिए क्या इनिशिएटिव आपकी सरकार ने लिया? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये एक हमारी, आपने देश की उपलब्धियों के बारे में अगर आम आदमी के लिए बात करें तो ये जनधन योजना है। जनधन योजना ये आम गरीब आदमी के लिए है, किसी अमीर आदमी के लिए नहीं, ये आम आदमी के लिए। जीवन सुरक्षा, आज किसी को 1 रुपया किसी बच्चे को दो, मुझे तो ये भी कहने में कि रास्ते में चौराहे में अगर किसी भिखारी को 1 रुपया दो तो वो फेंक के चला जाता है। आप 1 रुपये महीने के ऊपर उसको गरीब को, एक आम आदमी को जीवन सुरक्षा दे रहे हैं, और 2 लाख। और इसी रक्षाबंधन पे मैं 1000 बहनों को, उनको ये पूरी लाइफ का प्रीमियम दे के उनको जीवन सुरक्षा का देने जा रहा हूँ। और ये कोई बहुत छोटी अमाउंट है, और ये आम आदमी के लिए। अटल पेंशन योजना, आज किसान का बेटा कभी सोच नहीं सकता था उसको पेंशन मिलेगी। रेडी फेड़ी लगाने वाला और मजदूर, मैसन, हेल्पर, प्लम्बर, कारपेंटर, ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भी 60 साल होने के बाद मुझे भी कभी पेंशन मिल सकती है। मगर आज वो 42 रुपये या 42 का गुना 84 210 रुपये तक देता है, तो उसको 60 साल होने के बाद 5000 रुपये पेंशन मिलेगी। आज लेबर का आदमी काम करता था, लेबर का उसका जीपीएफ कटता था, वो यहाँ पे अगर पंजाब में काम करता था, बाद में यूपी में चले जाता था, यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट में जाता था, या इवन देन पंजाब में किसी दूसरी जगह जाता था। क्या ये इनिशिएटिव ग्राउंड पे पहुँच पाए? इस पर कोई मॉनिटरिंग है? इसमें ये जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए, क्या इनको मॉनिटर भी किया जा रहा है? आम आदमी की आप बात करते हैं, आम आदमी तक ये इनिशिएटिव पहुँच पाए क्या? बिल्कुल पहुंच रहा है। मैं अभी मेरी बात कर, ये तो जो 12 रुपये की जनधन योजना, जो और बीमा योजना, ये तो सफल कार्यक्रम है और सभी ने इसको सराहा है। जो मैं कह रहा था लेबर की बात, जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा था, जब दूसरी जगह पे जाता था उसका पीएफ कटता था, तो वो उसको क्लेम कर नहीं पाता। आज 40,000 करोड़ रुपए तक अनकम्प्लेंट बैंकों के पास पड़ा हुआ है, वो खजाने में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका कंप्लेंट नहीं था, क्योंकि लेबर का वो फंड कटा हुआ था, वो कहाँ दूसरी जगह जाता था, मगर वो कहता था कि यार उसको यही नहीं पता था कहाँ था। आज वो लेबर का वो यूनिक कार्ड बन गया, यूनिक कार्ड बन गया, जो उसका फंड यहाँ पे कटेगा, कल जाके वो बॉम्बे में काम करता है, चेन्नई में करता है, बेंगलोर में काम करता है, उसी फंड के ऊपर, उसी यूनिक नंबर के ऊपर उसका फंड जाएगा और वो क्लेम कहीं भी कर सकता है। काले धन की बात जब बीजेपी विपक्ष में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश भर में रैलियां करते थे, उसमें काले धन की बात करते थे, मुद्दा उठाते थे, लेकिन आज वो काला धन कहीं वापस आता नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि काला धन वापस आता नजर नहीं आता, आपको नजर आना शुरू हो गया, मगर उस स्पीड से जितनी लोगों की अपेक्षा तो वो तो हो गया। अभी हमें 6 महीने नहीं हुए थे। आप जब विपक्ष में थे, आप ही ने कहा था कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस। ये ऐसा नहीं है, अपने कहीं पूरा देखेंगे, वो आपने उसको उछाल दिया, ज्यादा उछाल दिया कि कहा कि काला धन लाए, और उसके लिए हमने आते ही सबसे पहला 100 दिन से भी पहला काम यही, आते 30 दिनों में अगर कोई पहला काम किया था, जो पहले कांग्रेस यूपी की सरकार नहीं कर सकी थी, कि एसआईटी बना दी, एसआईटी बना के उसको कह दिया कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग,
नगर किन्हीं की जिनकी पहली मंशा नहीं थी उन्होंने नहीं बनाई। SIT के बनाने से फायदा होगा, कब तक काला धन बिल्कुल फायदा होगा। और दूसरा जो अभी हमने वो बजट एक्ट लेके आए कि उसमें काला धन के लिए सख्त प्रोविजन रखे हैं और उसका कम से कम जो गया है उसको आने में समय लग रहा है मगर और ना चले जाए इसकी भी हमें चिंता है और उसकी चिंता आपने पार्लियामेंट में देखा है कि उस बिल को लेके आए। विपक्ष ये भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से ज़्यादा विदेशों में घूमते हैं, क्या विदेश यात्राओं से कुछ देश को फायदा हो रहा है? आज मेरा ख्याल ये कमजोर मानसिकता की तो बात सवाल हो सकता है, जो सकारात्मक सोच लेके चल रहा है उसका सवाल नहीं है और उनको देश में भी प्रधानमंत्री नजर आता है, विदेश में भी नजर आता है। दूसरी बात, हमने प्रधानमंत्री जी ने पहले 15 अगस्त पे पिछले साल कहा था कि मैं पूरे दुनिया को कहता हूँ कि कम एंड मेक इन इंडिया। वो जब उनको लाना होगा यहाँ पे निवेश करने के लिए तो उनको जाके उनको कुछ ना कुछ दिखाना होगा, तो उसके लिए प्रधानमंत्री और आज उनकी हर यात्रा का एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें सबको नजर आता है। आपने पॉजिटिव रिस्पांस की बात जी की। जी किस तरह का पॉजिटिव अब निवेश आ रहे हैं सभी स्मार्ट सिटी के लिए, पूरे जिस देश में गए वहां से कुछ ना कुछ लेके आए देश के लिए, तो हर तरह का निवेश है। चाहे चाइना में गए तो उन्होंने निवेश करने की बात की, अमेरिका में गए उन्होंने निवेश करने की। और मुझे तो ये भी फर्क है कि पहला है दुनिया का भारत देश ऐसा है कि दुनिया का एक ही प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे हॉटलाइन पे बात करता है, किसी और के पास नहीं। 4 हॉटलाइन है, बाकी राष्ट्रपति के साथ है। उस हॉटलाइन का फायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल फायदा होगा। ये फायदा क्यों नहीं होगा? आखिर उनको भी कुछ नजर आया नहीं तो और किसी को नहीं मिलेगी, पहले क्यों नहीं मिलेगी? इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजरिया, सकारात्मक नजरिया है। और जब पूरी देश में पूरी दुनिया से निवेश आएगा तो ये यहाँ देश अपने आप हर युवा को जो उसको रोजगार मिलेगा। और उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को कहता हूँ काम मेक इन इंडिया। और जब मैं जवानों के लिए आह्वान करता हूं कि मैं दुनिया के किसी कोने में जाऊं और जिस चीज को उठाऊं उस पर लिखा होना चाहिए मेड इन इंडिया। इसका मतलब पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आके उद्योग लगा रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब उनको इन्वेस्ट करेंगे तो देश के नौजवान को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। हाँ, तो मेक इन पूरे 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 विश्व में आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। आपको लगता है कि ये जुमला नहीं सही में सफल हो पाएगा? ये सही सफल सकारात्मक आगे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है। एक तो होते किताबों में नहीं, जमीन पे नजर आ रहा है। आज प्रधान कौशल योजना शुरू हो रही है, उसी का एक परिणाम है। आज लोग तैयार कर रहे हैं तो इसी का परिणाम है। तो इसके लिए ये बातें नहीं है, ये हकीकत है और ये सपना नहीं है और ये आपको नजर आएगा और ज्यादा समय में नहीं, नजदीकी है। विपक्ष ये कहता है कि सीज फायर पे पाकिस्तान की तरफ से, विपक्ष में जब बीजेपी थी तो बहुत हल्ला मचाती थी, अब पाकिस्तान की तरफ से हर दिन हर रोज़ सीज़ फायर वॉल्यूशन हो रहे हैं। पहले आर पार की बात होती थी, जब सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या वो मुंह तोड़ जवाब आज दिया जा रहा है? मेरा ख्याल ये देश की जनता ज़्यादा जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती कि क्या मुंह तोड़ जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे। आज पहले कभी जुर्रत करते थे कि हमारे देश में आते थे, घुसते थे और फौजियों के सर काट कर चले जाते थे और यहाँ तक क्लेम होता था। आज उनको पता है कि किस तरह की, आज अगर पाकिस्तान जवाब देता है, लड़ाई वो शुरू करता है तो ख़त्म भी वही करता था। आज वो ख़त्म करने की पोजीशन में नहीं, वो हमसे वो अपने आप हाथ खड़े करके फिर हथियार करने के। और ये वो भी जानता है, आज इसी के लिए कारण हो हल्ला भी मचाऊ। आज इसी के कारण वो जो अपनी उनकी वार्ता भी टूटी है, तो उसका कारण भी यही है कि वो हमारे सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? बातचीत, हर समस्या का समाधान बातचीत है, ये मैं मानता हूँ, मगर बातचीत आत्मसम्मान के साथ होनी चाहिए और अपना सम्मान खो के बातचीत नहीं होनी चाहिए। सम्मान, हर चीज़ का जो समाधान है वो बातचीत है, मगर उसके लिए हमारा जो अपना सम्मान के साथ बात होनी चाहिए, हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो और उस आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ ही हम बात करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं करना। विजय जी, मेरे साथ यहाँ खास पैनल भी है पत्रकारों का और छात्र भी जो हैं यहाँ पर बैठे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पत्रकारों की तरफ से सवाल पूछा जाए। पहला सवाल सांपला जी, अभी गुजरात से दोबारा से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है आरक्षण का। हार्दिक पटेल महज 22 साल के हैं, लेकिन पटेल समुदाय जो वहाँ से सबसे रिच है, सबसे सक्षम है,
उसके लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हरियाणा में जाट मांग कर रहे हैं आरक्षण की, कई और राज्यों से भी मांग हो रही है आरक्षण की। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते आरक्षण पर आपका स्टैंड क्या है? मेरी आधे सवाल का जवाब तो आपने पहले अपने प्रश्न में दे दिया कि जो वो सारे वही मांग रहे हैं जो पहले अपने आप में सक्षम है। आरक्षण उनके लिए होना चाहिए और ये आरक्षण किसी के लिए सहायता के रूप में होना चाहिए, वो जो उनके लिए बनता है ताकि उसको बराबर उठाने के लिए, कि समाज का एक वर्ग गरीब रह गया या पिछड़ गया है उसको बराबर लाकर खड़ा करने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है, ना कि एक जो समाज है वो समाज का पूरे के संरचना का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका संपन्न है और उसको भी होना चाहिए। ये आरक्षण की मेरी निजी राय भी हो सकती है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि उनको आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की ये फाइंडिंग है, जज की फाइंडिंग है, उसमें मैं कुछ ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये माननीय कोर्ट ने कहा है कि भी उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर आरक्षण नहीं दिया जा सकता उन्होंने किसी न किसी सोच समझ के कहा होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार जी आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और हमारे कुछ जो आगे बढ़ गए हैं वो पिछड़ेपन का लाइसेंस सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा राजनीतिकरण के नज़रिए से नहीं मैं देखना चाहता, मगर ये उनके उनके ऊपर उनके विवेक पे भी छोड़नी चाहिए कुछ चाहिए कि आप अगर आगे बढ़ गए हैं तो आपको अपना पछड़ापन साबित करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। ये आपके उनके विवेक के ऊपर छोड़ दीजिए। जी ਸਾਪਲਾ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि जो पछड़ापन है उनको आगे ले जाने के लिए रिजर्वेशन की ज़रूरत है। ये बात ठीक है, मगर जो नया एक हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में उसमें ये है कि जो संपन्न वर्ग थे उसका बड़ा हिस्सा भी अब पछड़ गया है, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। और दूसरा जो पछड़े हुए थे उनका एक हिस्सा वो भी संपन्न हो गया, संपन्न से नहीं ऊपर चला गया, जैसे आप मंत्री पद बैठे हैं। इसी तरह से और बड़ी एक लेयर है कि आप क्या आप सोचेंगे कि इस जो रिजर्वेशन का पुनर्विचार होना चाहिए और जो पछड़ गए हैं उनको इधर लाना चाहिए और इधर से जो संपन्न हुए हैं उनको दूसरी तरफ लाना चाहिए? इसमें के बारे में आपका ख्याल है? देखिए, इसको मैं दूसरे नज़रिए से देखा, क्योंकि ये आरक्षण किसी को भी जो दिया गया उसी किसी की जाति के आधार पे नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो जाति ऐसा नहीं है, ये किसी की जाति के आधार पर नहीं है। ये किस एरिया में किस स्टेट में उस जाति के हिसाब के साथ कितना अत्याचार हुआ, उनके साथ कितना भेदभाव हुआ और आज भी हो रहा है, उसके हिसाब से हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे J&K में 13 जातियाँ वो अनुसूचित जाति में आती है। ये अनुसूचित जाति का मतलब मैं जाति इसलिए कह रहा था कि किसी जाति के लिए नहीं है, जिनके साथ अत्याचार ना उनकी एक सूची बनाई, जैसे हम शेड्यूल्ड कास्ट, उसमें शेड्यूल्ड में आने वाली को हम शेड्यूल्ड का, उसमें जो जातियाँ नहीं उसको कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट अपने आप में कोई जाति नहीं, अनुसूचित जाति अपने आप में कोई जाति नहीं है। मगर जैसे J&K में 13 हैं, पंजाब में 38-39 है, अगर यूपी में जाओगे तो आपको 80-85 के करीब मिलेंगी, कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है। इसका कारण है कि सापला जी इसमें तो कोई मतभेद ही नहीं है, ये बात ठीक है। नहीं, बात तो ये है कि जिस भी आर्थिक, मैं कह रहा हूँ ना, जिस भी अनुसूचित जाति को ये आरक्षण दिया गया है, मैं 60-65 साल के बाद क्या अब पुनर्विचार होने की जरूरत है या नहीं? ये बात मैं आप ही के सवाल को दूसरे नज़रिए से जवाब देता हूँ। शायद मैं आपको समझाने की कोशिश जो करने जा रहा था वो नहीं कर पा रहा। मैं एक बार, जैसे आपने सवाल किया, मेरे कुछ साथियों ने मुझसे सवाल किया, जनरल कैटेगरी थे, कि क्रिमिनल का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं आपके सब आज भी आपके सामने सब कहता हूँ कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं मानता हूं कि मैं क्रिमिनल हूं, मैं आज से कोई रिजर्वेशन नहीं लूंगा, मेरा बेटा कोई नहीं ले रहा, मैं नहीं लूंगा। मगर अब मैं क्रिमिनल हो गया तो इसका मतलब मैं जनरल कैटेगरी का हो गया आपके हिसाब से? अब मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मैं राजनीति में हूं, मैं चुनाव लड़ना है, मुझे बताओ कौन सी राजनीति, मुझे जनरल कैटेगरी से कौन सी जनरल सीट से लड़ाओगे? तो सब चुप, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं, मुझे अनुसूचित आरक्षण। मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने जलंधर कैंट से
मैं इतनी देर लगा रहा कि मैं जनरल कैटेगरी से ही लड़ना चाहूँगा, मुझे किसी ने टिकट नहीं दी। मगर क्यों? क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का था। आज जब मैं कह रहा हूं कि मुझे भी करना चाहिए, मैं लड़ सकता हूं, मगर मुझे कंसीडर ही नहीं कर। बहुत सारे ऐसे बात आदमी फिर हैं। यही हुई ना सावला जी, इसका कारण ये है, सावला जी, जब बात इसका तो ये हुई कारण ना, ये है, मैं कहना नहीं, बात तो ये हुई कि रिजर्वेशन की पॉलिसी में बड़ी एक वो आ चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जातियों के आधार पर वो नफरत की भावना से ये हुई है, रिजर्वेशन का कारण ये है कि उनके साथ उस नजरिए से आज भी देखा जा रहा है, और इस कारण ही रिजर्वेशन की जरूरत उन वर्गों को है जिनको आज वो पचड़ चुके हैं, उनको बराबर खड़े करें। चलिए दूसरा सवाल। सापला जी, दिस इज जर्नलिस्ट अजय महाजन। मैं ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज कवर करता हूं। थोड़े दिन पहले जो आतंकी हमला हुआ था दीनानगर में, आप भी गए हैं वहां पुलिस स्टेशन में, दीनानगर वाला जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जितने भी रूरल एरिया में आप यूआईडी की बात करते हैं, आप सीधा जो है लोगों के बैंक खाते में जो राशि जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ गांव में सड़कें तक नहीं हैं, वहाँ गांव में किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। जब पूरे देश का मीडिया वहाँ पे कवर करने गया तो एक बमियाल बॉर्डर पड़ता है, पूरे देश के मीडिया को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि आतंकी, ये सूचना थी कि आतंकी वहाँ से आए हैं, और वहाँ मीडिया की गाड़ियां तक नहीं जा पाई। बीएसएफ वाले भी कई किलोमीटर तक चल के जाते हैं। उन गांव का हाल सोचिए कि क्या होगा। जो है सड़क की बात, जैसे अजय ने कहा, उस पर कब सरकार जो है सही से मंथन करेगी? देखिए, बॉर्डर एरिया के लिए सरकार अलग से एक फंड भी जारी करती है, क्योंकि वो एरिया पछड़ा होता है, और वहाँ के विकास की कुछ शर्तें भी अलग तरह से रहती हैं। इसका कारण सरकार उनको फंड्स जरूर देती ताकि उनको बुनियादी सहूलतें सब पूरी तरह मुहैया होने में शायद अभी, क्योंकि मैं उसकी टेक्निकल में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा कि उसका कि भाई वो शायद सहूलतें नहीं, मगर उनको कहीं ना कहीं उनकी भरपाई के लिए सरकार अलग से एक फंड जारी करती है जो बॉर्डर एरिया के लिए ही काम करने के लिए स्पेशल रखा जाता है। जी, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं बॉर्डर एरिया में। निस्संदेह कि बॉर्डर का मतलब तो तक आपके पास, आपकी सरकार के पास कोई योजना है, कोई समय सीमा तय होगी इसमें? नहीं, ऐसा है कि क्योंकि सीधे तौर पर मंत्रालय के रूप में मैं नहीं देखता, इसलिए मुझे उसकी पूरी जानकारी भी नहीं रही होगी। मगर इतना जरूर है कि अगर बॉर्डर में एरिया में कहीं समस्या है, उसके कई कारण और भी हैं जी, उसमें ज़्यादा मैं जा नहीं पाऊँगा, मगर उसके लिए क्योंकि लोगों की भरपाई और उनकी कुछ सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उसके लिए सरकार अलग से आप काम पंजाब से सांसद हैं जी, मंत्री हैं, तो जो लोग यहाँ पर पंजाब में इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपका दायित्व नहीं बनता कि आप बिल्कुल दायित्व बनता है, केंद्र सरकार से? बिल्कुल दायित्व बनता है, मगर वो मैं कहा कि यहाँ पे शायद वो डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, मगर मेरा दायित्व बनता है, और उनके लिए जिनके लिए उनका काम जहाँ पे करना हो, वो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वो करूँ जी। कापला जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो 4 विदेशी कंपनियां आई थी, और आज आप भारत में विदेशी पूंजी के निवेश की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पे जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ के 67 रुपये के आसपास पहुंच गई है। 6000 करोड़ रुपए का एक दिन में घाटा मुल्क को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में आप मोदी सरकार के पिछले 1.25 साल के किन आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने विदेशी कंपनियों या विदेशी निवेश की भी बात की, और पहले भी। आज हमारी ज़रूरतों के लिए हम सामान इंपोर्ट करते हैं। इवन देन मिलिट्री का भी जितना हमारा सामान खरीदते हैं, मोस्टली ज़्यादा वो हम विदेशों से खरीदते हैं। आज भी आपके पास, सभी के पास मोबाइल होंगे, तो किसी के पास इंडियन शायद ही होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हम विदेशों से करते, अगर हम उन्हीं कंपनियों को कहें कि आए, बजाय कि हम वहाँ से उनको इंपोर्ट करने के लिए हम अगर कहें कि यहाँ आके बनाओ, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, इसी नज़रिए से जो मेक इन इंडिया का काम शुरू किया, और इसके ऊपर आर्थिक रूप से हम काम कर रहे हैं। मैं बड़े संक्षेप में समझा रहा था कि अगर इतना बड़ा आज मेरे सामने है, निवेश के लिए भी हम कहते हैं कि हमारी ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण हम बिना, हमारे लोगों के बीच में भी है कि
हम विदेशियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि अपना बनाया हुआ। जैसे आज हमारे सामने पानी पड़ा है तो विदेशी कंपनी का पड़ेगा, हमारे पास देसी कंपनी का पानी भी नहीं पीते। आज इलेक्ट्रॉनिक में हम कंप्यूटर की दुनिया में देश सबसे बड़ा नाम है, मगर कंप्यूटर की कंपनी में कहीं भी नहीं, हमारे पास मोबाइल अपना नहीं है। मगर वही बनाने के लिए यहाँ पे उनको निवेश के लिए बोला है और उनको कहा है कि आओ यहाँ पे बनाओ और हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पंजाब सरकार जो है एक विशेष पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो पंजाब की बात नहीं सुन रही। बिहार को एक बम्पर पैकेज दे दिया गया। क्यों दरकिनार किया जा रहा है पंजाब को आपके होते हुए? दरकिनार नहीं किया गया, ऐसा नहीं कह सकते कि पंजाब की हर ज़रूरत को पूरा करने की। और मैं आज तक जितनी भी स्टेज माननीय मंत्री अपने मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज शेयर किए हैं और सभी में उन्होंने माइक से कहा है कि केंद्र ने हमें हर तरह का सहयोग दिया है, कहीं भी हमें जरूरत। आज जैसे कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जिसको मैं ही देखता हूँ, मेरा मंत्रालय देखता है, कभी पहले पंजाब में थी नहीं। वो है कि उस योजना में ये है कि जो एससी की पॉपुलेशन गांव में ज़्यादा हो उनको हम कुछ गांव को लेते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा हो। मगर पंजाब इस वक्त जो 2011 के सेंसस की मतलब 32% है। अभी जो कास्ट वाइज आए हैं तो उसमें तो और बहुत बड़ा 37.8 का आंकड़ा आया है। तो पंजाब का नाम ही नहीं है। पंजाब देश में सबसे ज़्यादा एससी का था, नाम नहीं था, वो डिस्क्रिमिनेशन था। आज जैसे ही हमारी मंत्रालय आया, मैं मंत्री बना हूँ, पहले पंजाब का नाम आया कि उसको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हमने गाँव है जिसमें 20 लाख हम सीधा देते हैं, 20 लाख पंजाब गवर्नमेंट देती है और 5 लाख। लेकिन ये विशेष पैकेज मिल पाएगा क्या? नहीं, विशेष पैकेज की जो डिमांड्स आई हैं आज तक, जिस मंत्रालय में भी गए, जहाँ पे भी गए, वो जहाँ भी गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी हर डिमांड को और जितना सत्कार माननीय प्रकाश सिंह बादल जी का भारतीय मोदी जी और यहाँ पूरे करते हैं, शायद ही कोई और करता होगा। और वो शायद कहीं हमें तो कहीं इनकार कर दिया होगा, मगर बादल साहब को कहीं कोई नहीं। तो इसके लिए ये नहीं कह सकते कि मैंने जितनी स्टेज शेयर किए हैं और हर स्टेज पे बादल साहब ने कहा कि हमने जो मांगा है हमें मिला है। क्या 2017 का विधानसभा चुनाव जो होगा वो अकाली दल और बीजेपी क्या इकट्ठा लड़ेंगे या बीजेपी अकेले लड़ेगी? ये मुझे पता नहीं क्यों मीडिया वाले यही सवाल पूछते हैं। ये क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। लोग जानना नहीं, लोग पर पूरी तैयार हैं और पार्टियां तैयार हैं कि हम पिछले इलेक्शन एक साथ लड़ते आए हैं और आगे हमारे संबंधों में कहीं कोई दरार नहीं है जी, ठीक है। और मैंने ये बात जब से मैं मंत्री बना हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे शायद मीडिया वाले भी नहीं पूछते थे, अब तो जब से ज़्यादा मंत्री बना स्पेशल जहाँ भी गया हूँ सवाल ही एक है और मुझे तो मैं जवाब दे दे के भी थक गया हूँ। तो मुझे वो कहानी याद आती है ना, वो किसी का वो पाँव फ्रैक्चर हो गया था तो वो उसका हाल जानने आते तो आखिर में वो टेप रिकॉर्डर लगा के बैठ जाता है कि वो इतना जवाब दे दे कि टेप रिकॉर्डर से सुन लो। कहने का मतलब ये है, ना तो कहीं हाईकमान ने किसी ने दिया है, कोई हिंट दिया है, किसी से कोई आवाज़ नहीं आई, ना हमारे लेवल पे ऊपर है, ना अकाली दल के लेवल पे। फिर भी ये सवाल लोगों के मन में शंका क्यों है, ये मुझे इनकी कम, पब्लिक की कम, मीडिया की ज़्यादा उत्सुकता नजर आती है। ठीक है, आपका जवाब हम याद रखेंगे 2017 विधानसभा चुनाव से पहले कि गठजोड़ होगा, साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। अब मैं स्टूडेंट्स के पास जाना चाहूँगा सवालों के लिए और मेरे साथ 3 मेरे सहयोगी हैं, रविंदर मीत, रीना लांबा और बलविंदर। सवाल लीजिए रीना जी। जिसको सवाल पूछना है मंत्री जी हमारे साथ यहाँ हैं, प्लीज रेज योर हैंड। नमस्कार, मैं आपसे पूछना है, जैसे कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक दौर से गुजर रहे हैं तो बात आती है केमिकल वेस्ट, तो सरकार केमिकल वेस्ट से क्या स्टेप्स उठा रहे हैं इसे कम करने के लिए? देखिए, मैंने पहले कहा था कि मैं वैज्ञानिक किताबों वाला नहीं हूँ मगर फिर भी ये आपका सवाल मेरे लिए चुनौती जरूर रहेगा वेस्टेज के ऊपर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारा जहाँ तक है कि पब्लिक का सहयोग भी इसमें बहुत ज़रूरी है। कि हमने कंट्रोल तो बहुत बनाए पोल्यूशन वगैरह करने के लिए, मगर वो जितने कंट्रोल बनाते गए, जितने कानून बनाते गए, उतना काम सख्ती से हो गया। और इसमें हमारी सबकी सहभागिता भी जरूरी होनी चाहिए, ताकि इसमें अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ताकि हम कम से कम इसमें, मुझे कहीं आप ये कहें कि ये कर सकते हैं,
क्योंकि मैं इसका ज्ञाता नहीं हूँ, मैं इतना जानकार भी नहीं, मैंने पहले कहा कि मेरा विषय भी नहीं है, मगर फिर भी अगर कहीं इसके लिए मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके इस समस्या के समाधान के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। आई एम ए एनसीसी कैडेट हियर एंड आई एम आल्सो ए स्टूडेंट ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। एक बात है कि मछली को मतलब किसी इंसान को मछली पकड़ना सिखाओ या फिर उसको मछली दे दो, तो बोलते हैं कि मछली पकड़ना सिखाओ जिससे वो रोज पकड़ सके। तो आप ऐसी पेंशन योजनाएं और ये सारी चीजें क्यों लाके आ रहे हैं कि आज तो आप एक थोड़े से बेनिफिट के लिए फ्यूचर को अराजकता और ये सारी चीजों में डाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट सर मेरा, मैं एक जाट हूं मथुरा का और मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आपने पानी की बात उठाई, पानी का बात मतलब क्वालिटी की बात। आपने बोला कि क्वालिटी की वजह से लोग विदेशी कंपनियों का पानी पीते हैं। अगर आप ये बताइए जब 90% होल्डर्स अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिकॉज ऑफ जस्ट रिजर्वेशन और 40% वाले और 50% वाले आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वालिटी कहां से मिलेगी? जी, आपके तीन चार सवाल आपने बीच में मिक्स कर दिए। एक सवाल तो था कि आपने मछली देना खाने के लिए दिया, मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखाया। तो अगर मैं यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो निवेश की बात कर रहा था, युवाओं की योजना, उनके लिए रोजगार की बात कर रहा था, तो हम मछली नहीं दे रहे थे, मछली पकड़ना सिखा रहे थे। इसके बात के लिए आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आप क्वालिटी की भी बात कर रहे थे, तो आपने जब देखा होगा तो पेपर लीक होके जब ने फर्स्ट डिवीज़न ली होगी तो किसी को वो 45% वाला नहीं लेता है। वो आम आदमी, गरीब मजदूर का आदमी पेपर लीक नहीं करता, वो पेपर से बोझ नहीं पड़ता। वो गरीब के घर में कहीं पे ट्यूटर नहीं है, वो ट्यूटर नहीं दे सकता, वो स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर टीचर भी नहीं है, मगर उस हालात में भी वो इस मुकाबले पर पहुंचता है। ये उसके लिए शाबाश देने की। और रिजर्वेशन इसी का मतलब। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि किसी को खड्डे से निकालना हो तो नीचे वाले को कहो कि ऊपर हाथ करे, और ऊपर वाले को कहो नीचे हाथ करके उसको पकड़कर बराबर खड्डे से बाहर निकालकर बराबर खड़ा। ये बात। और आप दूसरी बात करते हैं, आज एक 45% 55% की बात करते हैं। जब आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट कोटे की बात है, तो मैनेजमेंट कोटा है, जिसके पास पैसा है वो परसेंटेज कहाँ दिख रहा है। इसलिए हम इस लिहाज से नहीं देखते। जब जिसको एडमिशन मिल जाती है उसको पूरे नंबर लेने पड़ते हैं, तभी वो पास होता है। एडमिशन तक उसके लिए ये रिजर्वेशन, उसको सिर्फ बाजू पकड़ के नीचे से खड्डे से लाकर बराबर खड़ा करने तक, यही भावना है एक आरक्षण की, और ताकि उसको बराबर खड़ा किया जा सके। और जब वो खड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने पाँव पे खुद चले। भाव जब वो एग्जाम देता है तो उसमें ये नहीं कहा जाता कि ये 80 का बच्चा है, इसने 30% नंबर लिए तो इसको पास कर दिया। उसको पास मार्क्स उतने ही लेने होते हैं जितने उसको चाहिए। होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या विजन है आपका अगले 4 साल में आम जनता और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, होशियारपुर के लोगों के साथ मैंने वादा भी किया, और जहाँ तक मैंने होशियारपुर को समझने की कोशिश की, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों का शहर है, सबसे ज़्यादा IAS, IPS, PCS यानी ऑफिसर्स ग्रेड के सबसे ज़्यादा लोग होशियारपुर से हैं। संत सभी से यहाँ पे प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है। प्रकृति के रूप में आशीर्वाद के, भगवान के आशीर्वाद हर वर्ग, हर क्षेत्र की ओर है, चाहे वो पहाड़ी एरिया भी है, वनस्पति भी है, सब कुछ है। मगर फिर भी इन सबको होने के कारण वो पछड़ा हुआ है, और उसके पिछड़ेपन को दूर करना ही मेरी सबसे पहला जो ये काम है। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए रेल कनेक्टिविटी चाहिए, उसके लिए एयर कनेक्टिविटी चाहिए। जब एयरपोर्ट आ जाएगा, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, आवाजाही के साधन होते, तो यहाँ पर मेक इन इंडिया का जो बड़े प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई योग लगा के इसको संपन्नता की तरफ हम आगे बढ़ें। रीना, मैं चाहूँगा आप स्टूडेंट से और सवाल पूछें। जी, कौन स्टूडेंट्स है? प्लीज रेज योर हैंड्स। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ, लेकिन मेरे को एक पूछना था कि जहाँ भी सरकार की बात होती है केवल नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सामने आता है, चाहे वो विदेश दौरा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो हमारे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंजाब की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। पैकेज देना था 1,65,000, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ही दिए, और कोई दूसरा तो मेरे को आज तक जानता ही नहीं हूँ।
वैसे मुझे तो ये इस बात पर गर्व था, अगर बीजेपी के साथ समर्थक है तो गर्व होना चाहिए कि हमारे नेतृत्व में इतना सक्षम है। मगर जब भी कोई काम होता है वो कम उसका लीडर ही होता है। फौज लड़ती है तो कमांडर का नाम ही होता है। तो इसलिए जहाँ भी काम हम सब उनके साथ हैं, व्यक्ति कोई भी अकेला नहीं होता, मगर वो काम कर रहे हैं, उनका विज़न है, उस विज़न को लेके हम सब उनकी टीम के साथी हैं। और ये नहीं कह सकते कि बाकी कोई नज़र नहीं आता, सभी नज़र आते हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया आपका ज़रूर चाहिए। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि देश का प्रधानमंत्री हर जगह नज़र आता है। तो मैं तो कहता हूँ ये तो और खुशी की बात है कि हर दिल में, हर जगह में, हर के सामने नज़र हो, तो और क्या बात है, इससे बड़ी आपको क्या खुशी होगी। नमस्कार मंत्री महोदय, मेरा 2 सवाल है। एक तो महंगाई को लेके, जैसे आप कह रहे हैं कि 100 रुपये से प्याज 80 पे आ गया है, तो महंगाई कम हुई है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि पहले सरकार में मर्डर भी था, अपहरण भी था, अब सिर्फ अपहरण हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा। तो मैं तो पहले सवाल के ऊपर ही आपका ध्यान दे रहा था कि आपने कहा कि ये तो आपका ऐसा विज़न है कि मर्डर हो रहे हैं, अब तो किडनैपिंग हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, तो मर्डर नहीं। आप इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैं कहता हूँ कि किसी के घाव हुआ है तो पहले कोई पट्टी भी नहीं करने जाता था, आज वो मल्लम लगा के पट्टी करते हैं। इसलिए नहीं कि वो उसी दिन ठीक हो जाएगा, इसलिए पट्टी करते हैं कि हो सकता है समय आने पे इसका जख्म भर जाएगा, और उसकी कोशिश हम करते हैं। ये हम करने जा रहे हैं, ताकि उसको मल्लम कर रहे हैं, ताकि उसका जख्म जल्दी ठीक होकर वो सम्मान। सर, हमारे देश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करा है, और मुझे यकीन है करते रहेंगे। लेकिन सर, सोचने वाली बात यह है कि जब सारी चकाचौंध चली जाती है तो यही देश के खिलाड़ियों को अपने मेडल बेचकर दिहाड़ी करनी पड़ती है और रेडी लगानी पड़ती है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि भविष्य में आपको ऐसी समस्याएं नहीं नज़र आएंगी। अगर ऐसे चलेंगे तो ये इस चीज़ों का भी समाधान हमें ज़रूर मिलेगा, और जल्दी ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पॉलिसी भी आ रही है। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। 2005 में MBA कर रहा था, तो हमारे सिलेबस में होता था कि 93% सेक्टर हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है और 7% ऑर्गेनाइज्ड है। 10 वर्ष हो गए मुझे, अब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और पढ़ भी रहा हूँ PhD। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी 7% ही दिखता है। दैट मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर दिख नहीं रहा है अभी हमें। हम बात करते हैं UID की, हम बात करते हैं पैन कार्ड की, हम बात करते हैं और चीज़ों की, बट कब तक हम लोग 7% ऑर्गेनाइज में ही रहेंगे? देखिए, अभी शुरुआत हुई है। जब कितने साल हुए? पहले मैंने यही पढ़ा था कंसेप्ट। कितने 10 साल के बाद भी 7% ही है। हमें कितने साल हो गए? हमें 1 साल 1.25 साल हुआ है। अभी इसके ऊपर बढ़े, अभी तो रिजल्ट वो आने हैं, अभी तो वो स्किल डेवलपमेंट आएगी, वो विकसित देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में आप बुढ़ापे की बात करोगे तो नहीं चल पाएगी। बचपन की बात, बचपन से जब हम खेलने की तरफ, अभी तो वहां तक पहुंचे हैं। कब तक ये जमीन तक पहुंचे? ये अभी ये विजन जो है हमारा जो है वो आपको नजर धीरे धीरे धरातल पे अपने आप नजर आएगा। 3 साल 4 साल नहीं, ये तो कम से कम, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। आप छोटी सी बात लीजिए जिसमें करना कुछ नहीं था। आपने फैमिली प्लानिंग का देखा होगा। फैमिली प्लानिंग के लिए हमने हर तरह जबरदस्ती भी की और दूसरी तरफ की, लोगों की मानसिकता चेंज करने के लिए की। कब से लगे हम? 77 से आज तक हम इसी पे चल रहे हैं कि हमें छोटा परिवार, सुखी परिवार चलना चाहिए। आज भी हम उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि ये पब्लिक ने करना था। मेरा कहने का मतलब, बहुत सारी समस्याओं को समय लगता है। आज 25-30 साल बाद हमें सरकार ने इतना जोर लगा दिया, इतने कर दिए, इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, मगर लोगों की मानसिकता, नो डाउट इसमें हम काम करने में कामयाब बहुत हुए। आज परिवार में की बढ़ती पॉपुलेशन की वो समस्या नहीं, मगर समय कितना लगा? 23 और 15 38 साल लग गए। 38 साल अभी भी हम वहाँ पे कामयाब नहीं हुए। और आप एक सवाल को आप, इस सरकार में क्या इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग विल है, ताकि इस तरह की जो ये मेरा ख्याल, मैं अगर कहूँगा तो शायद लोगों को यकीन नहीं, लोग खुद देख रहे हैं रोजाना कि आज सरकार की विल पावर, उसका विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जो देश को जो विजन दिया, जो भरोसा दिया है, उसको हम सकारात्मक नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, उसके लिए कदम आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ
और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में स्पोर्ट्स का भविष्य इतना कम क्यों है? स्पोर्ट्स के लिए, तो इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? इसके लिए क्या योजना नहीं होनी चाहिए, नीति नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल नहीं होनी चाहिए? मैंने आपको पहले कहा कि इसके लिए जल्द ही नीति आएगी और आनी भी थी, और ये अगर यही सेशन चलता तो आनी भी थी। और दूसरा, हमसे भी लोगों ने अपेक्षा उतनी नहीं की कि ग्राउंड चाहिए, ये चाहिए, वो किसी ने किया। आज मेरे पास भी, मुझे 1.25 साल हो गया, मेरे पास सीधे तौर पर कोई व्यक्ति अपने गांव के लिए या सीधे इस बात के लिए कि हमें एक अच्छा माहौल चाहिए खेलने के लिए, कोई नहीं आया। अगर कोई आया तो मेरे थाना, पुलिस कचहरी, यही, यानी आज हम किसी और नजरिए, मैं पब्लिक के, मैं आपके माध्यम से पब्लिक को संदेश देना चाहता हूं कि हमें पॉजिटिव सोच लेके भी अपने किसी नेता के पास जाना चाहिए कि ये नीतियां हमें निर्धारित करनी चाहिए। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं संक्षिप्त में आपसे 2 पॉइंट पूछना चाहता हूं। पहला ये है कि सरकार को 15 महीने से ऊपर हो चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राउंड लेवल करप्शन को रोकने के लिए, जो एक करप्शन एक पुलिस वाला एक रेहड़ी वाले के साथ करता है, एक पुलिस वाला एक रिक्शा चलाने वाले के साथ करता है, और एक जो पुलिस वाला किसी आम आदमी के साथ करता है जब वो कंप्लेंट कराने के लिए जाता है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो अभी भी हो रहा है 15 महीने के बाद भी। सेकंड पॉइंट मेरा है कि अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि मंत्रियों के जो बच्चे हैं, सभी मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका इस पॉइंट पे क्या विचार है? अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं तो क्या आगे से आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? मैं तो ये जवाब गर्व के साथ देता हूं कि मेरे बच्चों ने सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। मेरे बच्चे अभी तक सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े हैं, गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की थी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। दूसरी बात, आपने जो कहा है, एक सवाल पहले किया था कि प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो यहाँ पे करप्शन के लिए क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपको, शायद आप पढ़े लिखे हैं, मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभी वेबसाइट बनाई है, माई गवर्नमेंट वो बनाई, जिसमें आपसे सजेशन भी है, कंप्लेंट्स भी हैं, और हर कंप्लेंट्स के ऊपर आपको रिएक्शन में, आप कभी वो कहते हैं ना कि मैंने वो शेर सुना था, कौन कहता है आसमां में शेर नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो जरा कोशिश तो करो। आपने कोशिश नहीं की, इसलिए आपने सवाल किया। अगर कोशिश की होती तो आपको रिप्लाई हुआ होता, तो आप ये सवाल ना करते, आप बाकियों को बताते। नमस्कार सर। सर मेरा आपसे ये सवाल है, मैं पार्लियामेंट में जो कैंटीन है जहाँ पे 6 रुपए में बिरयानी, 4 रुपए में डोसा और अलग अलग स्वादिष्ट चीज़ें बहुत कम दाम पे मिलती हैं, अगर वैसी कैंटीन्स हिंदुस्तान के हर मोहल्ले में खोल दी जाए तो ना पॉवर्टी लाइन की जरूरत पड़ेगी, ना रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वैसे मुझे याद है कि जी न्यूज़, ये पंजाब, हिमाचल, हरियाणा ने इसी पर मेरा स्टेटमेंट भी लिया था, और मैंने बड़ा खुलकर कहा था कि मैं इस सब्सिडी से सहमत नहीं हूँ। और उसका कारण भी ये है कि वहाँ पर अगर कहें कि कहने को वो एमपीज़ की कैंटीन है, एमपीज़ वहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत 1 या 2% ही मिलते हैं, कोई नहीं मिलते, मगर ये बदनाम एमपीज़ हैं। फिर भी मैं कहूँ, चाहे एमपीज़ के नाम पर ही क्यों ना हो, हमें वहाँ पर सब्सिडी नहीं चाहिए। मैंने ये इसका खुलकर पब्लिक अंदर भी और बाहर भी ये इसका अपना विचार दिए। पिछले दिनों में राधे माँ पर कंट्रोवर्सी हुई, आपने भी समर्थन किया, आपने कहा कि उनको देवी बोलने से कोई आपको गुरेज नहीं है, क्यों आप ऐसा सोचते हैं? वैसे मैं यहाँ पे इस विषय को लेना नहीं चाह रहा था, मगर फिर भी हमारी ये देश की संस्कृति है, हम तो नारी को देवी कहते हैं। इस नारी को देवी कहते हैं, तो अगर कोई कहते हैं कि उसको देवी है तो मुझे कहने में क्या एतराज है? मैं किसी भी नारी को कहूँगा देवी कहूँगा। अगर दूसरे नज़रिए से कहें कि आपको क्या कमी लगती, लोग उसको कोई उसको किसी को कोई फॉलो, यहाँ पे इस देश में इतने पंथ, इतने धर्म, इतने वो मिशंस हैं, काम करते हैं, आप उनकी गिनती नहीं गिन सकते। हम हर एक का अलग अलग नज़रिया है।
कोई कहता है बाल बड़ा, वो गुरदास मान का गाना मुझे याद है, कोई कहता है बाल बधा, कोई कहता बाल कटा, वो खींचो कहता तू तो मस्ती मना। कहने का मतलब ये है कि हर एक के अपने अपने नजरिए हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई कहता है वहाँ क्यों जाते हो, मेरे क्षेत्र की रहने वाली है, उस नज़रिए से भी जाऊँगा। नारी है, नारी को देवी कहने के मुझे कोई गुरेज नहीं है। दूसरा, अगर किसी ने मुझे, जब मैं पार्लियामेंट में था तो मुझे फटाफट किसी ने क्वेश्चन किया आगे जाके पार्लियामेंट कि आपके घर पे भी आई थी, आप भी उसके पास जाते हो। मैंने कहा मेरे घर, मेरे क्षेत्र की रहने वाली है तो क्यों नहीं आऊँगा, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं तो हर घर पे जाके वोट मांगता हूँ, तो मेरा जाने का मेरा क्यों नहीं जाऊँगा। दूसरी, आपने वो क्रिमिनल है, ऐसे कैसे कह दिया आपने कि किसी के ऊपर FIR दर्ज होगी क्रिमिनल है। तीसरा, जो उसके कोई आधार नहीं है, आधारपूर्ण आप भी बता रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है तो कोई नहीं होगा। तीसरा, किसी ने उसके ऊपर लिबास के ऊपर कहा कि उसने लिबास स्कर्ट पहनी थी, ये टॉप पहना था, ये था। मुझे ये आया कि एक तरफ तो आप नारी के उसके खुलेपन की बात करते हो। मुझे याद है कि किसी एक हरियाणा के मंत्री का किसी ने आ गया था, उसने स्टेटमेंट दे दिया था, क्योंकि बोलने के लिए इस विषय के ऊपर बड़ा संकोच करके बोलना पड़ता है। कल ही आप कह दो कि विवादित बयान दे दिया, मगर क्योंकि स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये भी मेरे साथ समर्थन करेंगे, महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये भी समर्थन। उसने कह दिया था कि महिलाओं को पूरे कपड़े के साथ ढक कर बाहर जाना चाहिए। तो 3 दिन तक टीवी पे डिबेट होती रही कि आपने नारी के अधिकारों के हनन कैसे किया, आपने ये क्यों किया, वो किया क्या उसको आज उस नारी को अधिकार ही खत्म हो गया? आज वो नारी का हनन नहीं हो रहा, अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, वो उसकी मर्जी है, वो क्या करना चाहती, क्या नहीं करनी चाहती। वो कहती है कि मैं देवी हूँ, आप मानो ना मानो। हम तो गाना भी सुना है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। इसमें क्या है? लेकिन अगर कानून के खिलाफ कुछ हो रहा है, कानून के खिलाफ का उल्लंघन हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? उसके ऊपर डोरी का एक्ट है कि किसी तीसरे की बहू के ने दोष लगाया है कि मुझसे ये डोरी मांगती। उसकी अपनी 2 बहुएं अपनी शादीशुदा घर में बस रही हैं, वो खुशहाल हैं। वो अगर डोरी मांगेगी तो अपनी बहुओं से मांगेगी कि पड़ोसियों के घर पे जाके मांगेगी? ये अजीब सा लगा मुझे क्वेश्चन। सो आपराधिक मामले कुछ, क्योंकि मैं इस विषय के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहता। ये देश के साथ, देश की समस्याओं के साथ जुड़ा विषय नहीं है। ये मेरे निजी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हो सकता है, मेरे निजी विचारों से जुड़ा हो सकता है। विजय जी, आप सरकार से संवाद में अपने इस पूरे सेशन में बेबाकी से सभी छात्रों के जो जवाब थे, कुछ सवालों का आप जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आपने ये कहा जाए कि बेबाकी से सवालों का जवाब दिए, पूरी तरह से कोशिश की अपनी तरफ से। इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप यहाँ पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस कार्यक्रम में खास तौर पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।